गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग। आज 24 तारीख है, 24 तारीख को गुरुवार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं हम। उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। कोई बताएंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? हेलो डॉक्टर, हेलो गीता जी। हेलो। तो लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे को हाइपोटेंशन कहते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम होएगा। हाइपो माने कम होना एंड हाइपर माने ज्यादा होना एंड नॉर्मोटेंसिव। तीन चीजें होती हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है तो हम नॉर्मोटेंसिव कहते हैं, हाइपो कम होता है तो हम हाइपोटेंसिव कहते हैं, और अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो हम उसको हाइपरटेंसिव कहते हैं। हाइपोटेंसिव कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन। एक कंडीशन जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम मानते हैं, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और नीचे वाला प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो हमारा 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, हम इसको मानते हैं। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स होते हैं। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 90 से कम हो जाएगा उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। या फिर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर वाले से किसी भी अवस्था में 40 से कम हो जाएगा तब भी हम उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। नॉर्मली नीचे वाले ब्लड प्रेशर के लिए ऐसा कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है, पर फिर भी अगर वो हमारा 40 से कम हो जाता है, 50 से कम हो जाता है हाइपोटेंशन, ब्लड मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 50 से कम हो जाता है, उस स्थिति को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। मतलब जो क्राइटेरिया बेसिकली इज फॉर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, या फिर मीन आर्टीरियल प्रेशर जिसको हम कहते हैं एमएपी, मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर का जो क्या कहते हैं मीन एवरेज लेके, मतलब जैसे 120 एंड 80 तो 200 हो गया, तो 200 का मीन मैप जो होगा मीन आर्टीरियल प्रेशर वो 100 हो गया। जब भी ये हमारा मैप जो है 65 से कम हो जाएगा तब भी हम उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। तो हमें हाइपोटेंशन की एक डेफिनेशन हमें पता चल गई, हाइपोटेंशन कब कब हम कहते हैं। तो हाइपोटेंशन की ये स्थिति हमें पता चली थी, सबसे पहले जो वर्ड कॉइन हुआ था हाइपोटेंशन, ये हुआ था 1893 में। ये पाया गया कि कुछ इस तरीके की एक कंडीशन होती है, और जो हाइपोटेंशन नाम दिया था वो 1940 में सबसे पहले दिया गया था। एंड नॉरिस ने 1927 में इस कंडीशन को सिम्टम वाइज एक्सप्रेस किया कि कोई एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, उसके अंदर हमारे को थकान हो जाती है, इजी फटीगेबिलिटी हो जाती है, हमारी जो ब्लड प्रेशर होता है कम हो जाता है, हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। इसके अलावा हमको जल्दी से थकान आने लगती है, हम जितने एंथुजियाज्म से काम कर पाते थे पहले वो हम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बहुत देर तक मेंटल एंड फिजिकल काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उसने सबसे पहले इसको नोटिस किया कि इस तरीके से होता है। और हाइपोटेंशन में एक कंडीशन होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब आपकी जब पोजीशन चेंज हुई तब भी आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर गया। इसमें क्या होता है, जब हम लेटे से खड़े होते हैं तो हमारा अगर ब्लड प्रेशर फॉल होता है तब भी हम इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें हमारा क्राइटेरिया होता है, यदि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 20 से ज्यादा फॉल कर जाता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 10 से ज्यादा फॉल कर जाता है तो हम इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। एंड इसके बाद में क्या हुआ, हम इसके कॉजेज डिस्कस कर ले, बताइए क्यों होता है। सबसे पहले तो एक इसका कोई भी कारण नहीं होता। नॉर्मली हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ब्लड प्रेशर है, बहुत सा लो ब्लड प्रेशर है। बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, सोचते रहते हैं कि मेरे को क्या कहते हैं थकान रह रही है, ऐसे लेके वेग से सिम्टम्स जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इसको एंजाइटी है या डिप्रेशन है एंड इग्नोर कर देते हैं। तो नॉर्मली वो मिस डायग्नोज हो जाता है एंड ये कंडीशन डिटेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि उसको कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा होता। तो इसको हम इडियोपैथिक हाइपोटेंशन कहते हैं।
और दूसरी कंडीशन, क्योंकि जब अगर हम एक सर्कुलेशन को देखें तो सबसे पहले क्या होता है, एक हार्ट होता है जो हमारे ब्लड को पंप कर रहा होता है, और हमारे शरीर के अंदर खून की नलियां होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है ना। तो जब भी हमारे हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगी या हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा किसी भी वजह से, आर्टरीज मोटी हो, अंदर क्या कहते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल्स हो जाए, तो नेट सर हैंग हो गए, जिसको हम थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो एज रिलेटेड भी रहता है, या जिसको आर्टरी कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस होती हैं उनके अंदर पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, तो ये हमारे को हो जाते हैं। या फिर तो हमारी पंपिंग कम हो जाए, पंपिंग हमारी नॉर्मल है लेकिन रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, तब भी हमको हाइपोटेंशन हो जाएगा। या हमारी हार्ट की पंपिंग कम है और ये हमारे को क्या कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस नॉर्मल है, तो भी हमारा ये हाइपोटेंशन हो जाएगा। या फिर हमको इंजरी हुई या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो भी हमारी हार्ट की पंपिंग भी नॉर्मल है लेकिन हमारे पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ठीक है, लेकिन हमारा वॉल्यूम ही नहीं है, तो वो ब्लड को प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा, तो भी हमें हाइपोटेंशन हो जाएगा। या हमें कोई इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से भी हमें हाइपोटेंशन हो जाएगा। या फिर हमने दवाइयाँ कुछ खा ली, एल्डरली लोग हैं वो भूल गए दवाई खाना कि हमने खाई है या नहीं खाई, डबल डोज हो गई, या फिर चेक ही नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी दवाई खा ली या कोई दवाई का रिएक्शन हो गया जिससे एनाफिलैक्सिस हो गई, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया। तो ये हमारे पास कारण होते हैं, इसमें से एक कारण भी हो सकता है या मल्टीपल कारण भी हो सकते हैं बीपी कम होने के लिए। तो नॉर्मली अगर पेशेंट अब हम बातें करते हैं कि क्या क्या पेशेंट को कम होता है, जो हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, उसका काम करने का दिल नहीं लगेगा, थकान रहेगी, इजी फटीगेबिलिटी, और टारगेट ऑर्गन में अगर मान लो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जा रहा है, तो हो सकता है वो भूलना शुरू कर दे, या उसको चक्कर आने लगे, या वो मूर्छित हो जाए, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए उसको। इसके अलावा क्या कहते हैं, उसका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन है तो, क्योंकि किडनीज के अंदर नहीं जाएगा, तो हमारा केएफटी डिरेंज हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे हाइपोटेंशन के कॉजेज के मतलब लक्षण होते हैं। हो सकता है किसी का नॉर्मल बीपी 90/60 रह रहा हो या 80/60 रह रहा हो, उसको कोई सिम्टम ही ना आए, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं। लेट इट बी नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉट सपोज टू बी ट्रीटेड। हमको तो बीमारी को थोड़ी ट्रीट करना है कि मुझे पता चल गया मेरी लैब रिपोर्ट गलत आई है इसलिए मेरे को ट्रीटमेंट चाहिए। अगर मेरे को कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, हो सकता है मेरा ब्लड प्रेशर शुरू से उतना ही हो, तो वो बस मुझे मॉनिटर करना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, मैं भूल गई थी बीच में कि बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है तो भी हमको वॉल्यूम कम हो जाएगा हमारा बॉडी में से, या बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो हो सकता है तब भी हमको लो बीपी हो जाए। तो हमको कॉज को ट्रीट करना है, नॉट कि हमको लक्षणों को ट्रीट करना है। वी हैव टू ट्रीट द ट्रीटेबल कॉज। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी ऐसा लक्षण नजर आ रहा है जिसमें आपको दिख रहा है कि मेरे को ये कॉज है, हम उसको ट्रीट करेंगे। जैसे उल्टी आ रही है तो हम उल्टी को रोकेंगे, वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे, डायरिया हो रहा है तो हम डायरिया को रिप्लेस करेंगे, अगर हमें इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, या फिर अगर मान लो मेरे को आर्टरीज की स्टिफनिंग हो गई है उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर, या मैंने अल्कोहल ले रखा है तो हम अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है आपका वेजोडायलेटर इफेक्ट हो जाता है, तो हार्ट के उसके अंदर मतलब पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, तो नहीं होता। इसी तरीके से आप बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग होती है या बहुत लॉन्ग सिटिंग रखते हैं तो भी आपके डीवीटी आ सकता है, हो सकता है उसमें आपकी पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाए तो आपको हाइपोटेंशन हो जाए। तो वो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, स्टॉकिंग्स दे देते हैं ताकि ब्लड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो इसलिए हमको हाइपोटेंशन ना हो। और ये हम ट्रीटेबल कॉजेज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो हम अल्कोहल नहीं लेंगे, या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं को अवॉइड करेंगे।
मतलब अगर मान लो मेरा जॉब इस टाइप का है तो बीच में मैं इन बिटवीन थोड़ा सा वॉक कर लूं ताकि एकदम से पूरे टाइम तक सीडेंटरी ना बैठा जाए। और हमको डाइट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि वॉल्यूम मतलब लिक्विड्स को काफी सही क्वांटिटी में ले। लेकिन अगर आपकी हार्ट की पंपिंग कम है या आपको किडनी का डिसऑर्डर है तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड ना लें, क्योंकि आपको उन कंडीशंस में हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर कम ही रहे, या आप उस स्थिति में डॉक्टर की एडवाइस से ही ट्रीटमेंट लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल पौष्टिक आहार लेंगे ताकि आपको किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं हो। एनीमिया है तो एनीमिया को करेक्ट करेंगे, और स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे। लिक्विड इंटेक ठीक ठाक रखेंगे, मतलब हम लोग बोलते हैं लिक्विड इंटेक रखते हैं 30 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ ले रहे हैं, नॉर्मल लाइफ का मतलब जो हमारी करंट लाइफ है, अगर आप बहुत धूप में काम करते हैं या आपको मतलब मेहनत वाले काम है जिसमें आपको पसीना निकल रहा है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा एक्स्ट्रा पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। इसके अलावा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लेंटी ऑफ वाटर लेंगे, और सिम्टोमेटिक अगर बीमारी की वजह से है तो आप बीमारी का इलाज कराएंगे। ये हमारा बेसिक हाइपोटेंशन था। तो हम क्वेश्चन अगर किसी का कुछ लेना है तो हम ले सकते हैं। पोदार सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? Dr. Podar is a very senior surgeon in South Delhi. He was past president of South Delhi branch IMA ka. And sir, welcome and thanks for moral. नहीं, Dr. Prachi, you spoke very nicely. I think you covered all aspects of hypotension, and you rightfully said that patients, unless patient is symptomatic, it will take considered differently. Symptomatic hypotension is what is more important. Symptomatic hypotension. So, thank you, Dr. Prachi. आप बोलती हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं अटेंड कर लेता हूँ कभी-कभी, सुन लेता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नाइस सीइंग यू डॉक्टर प्राची आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। आप कैसे हो? बस ठीक, एंड यू आर ऑलवेज द बेस्ट अमंग द लॉट जो हम मिले हैं। डॉक्टर प्राची, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं उसमें सिम्टम्स आते हैं, कई बार हाइपरटेंशन में भी हमें सिम्टम्स नहीं दिखते, तो क्या उसे भी ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उसे ट्रीट करना चाहिए? नॉर्मली हाइपरटेंशन इज टू बी ट्रीटेड, और जब अगर हमें सिम्टम आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे जो है इट इज अफेक्टिंग आवर बॉडी, इट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग आवर बॉडी। मान लो आपको ऐसा सिम्टम आया कि आपको हेडेक हो रही है, हो सकता है ये हेडेक हो रही है, हो सकता है आपको अंदर वहां पर कोई हेमरेज हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, नस फट जाए बहुत ज्यादा हाई बीपी होने की वजह से, या फिर आपको नाक से नक्सीर आ जाए जिसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं, या फिर आंख के अंदर रेड आई हो जाए। तो ये सारी चीजें दीज आर नॉट नॉर्मल। तो हमें ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है कि हमें मालूम है मेरा बीपी 160/100 रहता है नॉर्मली, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे इसलिए मैं ट्रीटमेंट ना लूं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, एंड इट विल अफेक्ट योर किडनीज, इट विल अफेक्ट योर ब्रेन, इट विल अफेक्ट योर हार्ट। तो हमें वो स्थिति नहीं लानी है। बीपी, नॉर्मल बीपी हैज टू बी मतलब हाई बीपी हैज टू बी ट्रीटेड at any. And Dr. Prachi, how to बोलिए। अब हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि जो सिम्टम आ रहे हैं वो हाई बीपी के हैं या लो बीपी के? देखो, हाई बीपी के सिम्टम तो डिफरेंट होंगे। आपको आपके पास तो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है तो आपको पता चल जाएगा। है ना? तो आपके पास तो बहुत अच्छा डिवाइस है कि हम चेक कर सकते हैं। और डॉक्टर जो हाइपोटेंशन है, क्या हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करें? कई बार शुगर लो होने पे भी सेम सिम्टम आते हैं जैसे बीपी लो होने पर आते हैं। देखिए, अगर तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें? अगर आपको शुगर लो, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है जिसको हम शुगर लो कहते हैं, लो शुगर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको पता होता है आप डायबिटिक है। नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसी का शुगर लो होता है, जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उसका शुगर लो नहीं होगा कभी भी।
उसका शुगर लो तभी होगा अच्छा। जब वो बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग करे, मतलब उसने 10-15 दिन की फास्टिंग एक साथ कर लिए एक गो में, जिसको कहते हैं ना आमरण अनशन पे बैठ गया। वो आमरण हाँ। अनशन पे नहीं बैठता, 1 करोड़ में एक ही बंदा बैठता होगा, ठीक है। इसीलिए सारा मीडिया उसके पीछे बैठ जाता है कि भाई तू बता तेरा क्या चल रहा है स्टेटस। इसीलिए गवर्नमेंट भी कहती है इसका हेल्थ चेकअप करो, ये ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा, है ना। तो अगर हमें अच्छा डॉक्टर प्राची, हाइपोग्लाइसीमिया है हाँ, तो हमें पता होता है हमें डायबिटीज है, तो हम सबसे पहले डायबिटिक्स का अगर इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो हम उसको सबसे पहले कहते हैं अपना शुगर चेक करो, देन अपना बीपी चेक करो, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा देन इट विल अफेक्ट योर ब्रेन, और वो जो अफेक्ट करेगा दैट इज द परमानेंट डैमेज टू योर ब्रेन, क्योंकि हमारे ब्रेन को ग्लूकोज ही चाहिए तभी काम करेगा। एंड मान लो जैसे मैं हाई बीपी पेशेंट हूँ, कभी मेरा बीपी लो रहता है, जैसे कोविड के बाद कई बार कभी हाई हो जा रहा था, कभी लो हो जा रहा था, तो जैसे कोई मानते हैं कि जैसे हम हाई बीपी के पेशेंट है, बीपी लो है, तो तुम थोड़े दिन दवाई बीपी की बंद कर दो, तो हमें बंद करनी चाहिए या हमें वो कंटिन्यू रखनी चाहिए या डोजेस का फर्क करना चाहिए? देखो आइडियली आई विल सजेस्ट कि आप डोजेस को कम कर दो, बंद ना करो। अगर आप वंस यू आर हाइपरटेंसिव और कोविड हुआ है तो, क्योंकि इसमें बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया है लोगों का, क्योंकि कोविड इज अ न्यू डिजीज फॉर एवरी डॉक्टर एंड एवरी पर्सन, स्पेशली डॉक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन होता है पेशेंट का, मतलब इसलिए उनको दे हैव टू बी अपडेट, दे हैव टू कीप देमसेल्फ अपडेटेड। तो जब हमारे को पता है कि मेरे को कोविड हुआ है तो हमें बीपी एक तो नंबर 1 मॉनिटर करना चाहिए, पोस्ट कोविड आपको शुगर्स मॉनिटर करने चाहिए, HbA1c एवरी 3 मंथ्स करोगे, एंड थायराइड को थायराइड TSH को आप एवरी 3 मंथ्स करोगे, क्योंकि ये हमारे 2 चीजें तो कम से कम 2-3 चीजों को अफेक्ट करता है। बीपी के लिए आपको लैब की जरूरत नहीं है, आप वंस इन अ वीक और वंस इन 2 वीक्स आप चेक कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप थोड़ा उसको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर कर रहे हो। अगर आप पहले से बीपी की दवाइयां खा रहे हो, आप बीपी की दवाइयों को कम कर दो, बंद मत करो। मे बी अगर बहुत लो हो रहा है तो आप एक मतलब जो इसको हम क्या कहते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आके उसको मॉनिटर कर सकते हो, बट यू हैव टू मतलब कीप चेकिंग योर ब्लड प्रेशर एंड कंसल्ट योर डॉक्टर कि भाई मैं क्या करूं। अब आप एकदम से बंद करके नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि पता चला बंद करके बैठ गए ऑल ऑफ अ सडन बीपी बढ़ गया, एंड क्योंकि हाई बीपी मोस्ट ऑफ द टाइम रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक, तो लोग भी बॉदर नहीं करते हैं। डॉक्टर प्राची, एक और बात मैंने पेशेंट्स में नोट की है कि मान लो कोविड के बाद उनका बीपी हाई रह रहा है, ऐसे 2 पेशेंट हमारे घर में, फिर उन्हें मान लो सिर्फ टेल्मा दिया जा रहा था, फिर उन्होंने एम्लोडिपिन भी ऐड किया था, फिर उनका बीपी ठीक रहने लगा या हल्का लो होने लगा, तो उन्हें फिर एम्लोडिपिन बंद कर दिया। तो ऐसे भी ठीक रहता है कि हम ट्रांजिशनली उनको ऐड कर सकते हैं, स्टेमलो जैसे ऐड किया? हाँ ऐड कर सकते हैं, उसमें ऐड ऑन करके विड्रॉ कर सकते हो आप। ये कोई फास्ट, ये कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 करें, नहीं है। हम 2-1 भी कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा भी कर सकते हैं, या 4-1 भी कर सकते हैं, या 4-3 करके 1 ड्रग पर भी आ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब ट्रीटमेंट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। आप उसको 2 दूनी 4 का पहाड़ा नहीं पढ़ा सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। संदीप जी, आपका कोई सवाल है? संदीप जी काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, बस इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बीपी का तो यही है कि जो पेशेंट है, मैं भी बीपी पेशेंट हूँ, तो वो मॉनिटर करता रहे। जैसे मेरा दवाई के बाद में भी वो 88-90 नीचे का रहता ही रहता है, बट वो नॉर्मल नहीं, 90 नॉर्मल नहीं है। आप इसको लाइफस्टाइल से कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इज इक्वल टू 1 ड्रग। आप अपने डाइट को बेसिकली हाँ, ये हो सकता है कि मेरी जैसे स्लीप डिस्टर्ब रहती है, या देयर माइट बी अदर रीजंस कि जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि रूटीन में ऐसा दिक्कत नहीं होती,
बट ये कि ऊपर का अगर मेरा रहता है 130 के आसपास में, 128 130, और नीचे का जो है वो 87 88 89 ऐसे रहता है मतलब। तो आप अगर ऐसा रहता है, आप तो अपना जो भी डॉक्टर से डिस्कस करके आप ड्रग को एडजस्ट करवा लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका विंटर्स में बीपी बढ़ता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका समर्स में बीपी बढ़ता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और ज्यादातर लोगों का विंटर्स में बीपी बढ़ता है क्योंकि विंटर्स में क्या होती है, आर्टरीज के अंदर थोड़ी सी नैरोइंग हो जाती है बिकॉज ऑफ कोल्ड, तो वो बीपी थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट ये कहते हैं कि मान लीजिए मेडिसिन देने के बाद में क्या आइडियली 120/80 होना ही चाहिए पेशेंट का, तभी वो मेडिसिन आपको एग्जैक्टली 120/80 तो होना बड़ा मुश्किल है, मतलब इसके अराउंड घूमे तो ठीक है, मतलब जैसे 82 हो गया, 84 हो गया, बट 80 जो 88 देख रहा है वो 90 भी हो सकता है, वो 92 भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम 3 रीडिंग्स, आइडियली हमें 3 रीडिंग्स लेनी चाहिए, उसके बाद में हम मीन प्रेशर निकाल लेते हैं, मतलब 3 रीडिंग का मीन ले लो, जो भी आ रहा है वो ब्लड प्रेशर होता है आइडियली। मतलब जैसे मैंने एक बार लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, उसका ब्लड प्रेशर का मीन आइडियल होता है। और आप जब भी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो दोनों आर्म्स में लेकर करो, पहली बार कर रहे हैं तो जिस भी आर्म में बीपी ज्यादा है उस आर्म का आपको हमेशा कंसीडर करना चाहिए। ओके। एंड एक जो जैसे डिजिटल आजकल मॉनिटर होते हैं, तो उसके लिए पोजीशनिंग जो उसमें स्पेसिफाई होती है वो उसी पोजीशन के हिसाब से ही करना चाहिए, या आइडियली हम लोग तो डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज बहुत कम करते हैं, या तो फिर डिजिटल वाले यूज करते हैं, तो थोड़े जो कॉस्टली डिवाइसेस होती हैं हम लोग वो यूज करते हैं। और आइडियल पोजीशन होती है, आप जैसे कुर्सी में बैठे हो, मैं इस कुर्सी में बैठे हूँ, तो आई एम जस्ट सिटिंग एकदम आराम से, मेरी बैक पीछे लगी हुई है, मेरे पैर जो है जमीन के ऊपर रेस्ट करते होने चाहिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट मेरे हार्ट के लेवल में होना चाहिए। एंड मैं ये नहीं है मैं क्रॉस लेग करके बैठ जाऊं और ऐसे एज के ऊपर बैठ जाऊं, वो नहीं बैठना चाहिए। आइडियली यू हैव टू सिट इनसाइड द चेयर, बिल्कुल चेयर के अंदर होके बैठ जाओ आराम से। और बीपी जब मूवमेंट नहीं करें, हाँ नहीं, सपोज क्या आदमी नॉर्मली क्या होता है कि आदमी गया, बैठा, उसने इंस्ट्रूमेंट निकाला और इमीडिएटली या विद इन 2-3 मिनट्स में कर लिया, तो उसको कितना रेस्ट करना? आइडियली 10 मिनट्स के बाद में बीपी चेक कराओ, क्योंकि आप थोड़ा एप्रीहेंसिव होते हो डॉक्टर के पास में जाके, मतलब इसको अगर बीपी हाई आता है आपका हमेशा ही, तो हम इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, कि डॉक्टर आपके घर में जाते हो, नापते हो, नॉर्मल आता है, डॉक्टर के क्लिनिक में जाके वो बढ़ जाता है, तो इसको हम एक मेडिकल टर्म देते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करना होता है कायदे से, तो इसलिए बीपी जब भी चेक कराएं तो एटलीस्ट 10 मिनट्स का, वहां पे जाके हल्ला गुल्ला नहीं मचाना चाहिए कि भाई मेरा बीपी चेक करो, मेरा बीपी चेक करो। उसको बोलो मैं तो 10 मिनट बैठा हूँ, आराम से मेरा चेक कर ले फिर तू। डॉक्टर प्राची, रोल ऑफ सॉल्ट इन बीपी, और कौन सा सॉल्ट? कोई कहते हैं अभी तो नॉर्मल सॉल्ट आयोडाइज खाओ और सेंधा नमक वगैरह मत खाओ, और बीपी अगर लो हो जाए तो कहते हैं नींबू पानी नमक डाल के पियो, कुछ आप बिल्कुल। हम ये वाली चीज भूल गए, हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने के लिए हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स में नींबू की शिकंजी ले सकते हैं, ORS लेते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ये सब चीजें हम लिक्विड, जितने भी लिक्विड्स हैं हम उनको ले लें। और आइडियली हमें जैसे हमारे पुराने लोगों के अंदर खाना का था कि नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं, तो फिर वो बीच बीच में व्रत में सेंधा नमक भी खाते हैं। सेंधा नमक को रॉक सॉल्ट कहते हैं। रॉक सॉल्ट इज लो इन सोडियम एंड उसके अंदर पोटेशियम थोड़ा एज कंपेयर टू नॉर्मल टेबल सॉल्ट, पोटेशियम की मात्रा और अदर मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसलिए आपको खाना चाहिए, मतलब आई विल एडवाइज कि आप नॉर्मल सॉल्ट के अलावा, टेबल सॉल्ट के अलावा रॉक सॉल्ट को भी खाएं। मैं आई विल एडवाइज ताकि आपकी बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स का बैलेंस बना रहे। और इसके अलावा मतलब किसी एक पर स्टिक ना करके, अभी जितने टाइप के आपके अवेलेबल हैं, काला नमक भी होता है, सेंधा नमक काला भी हो नमक गया, भी होता है, सेंधा नमक भी होता है और नॉर्मल नमक भी होता है। तीनों नमक को किसी किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग यूज कर सकते हैं ये। बिल्कुल। और इसके अलावा आपको एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना है। आपका नमक का जो
मतलब हमारी जो रिकमेंडेड डोज है इट इज 5 ग्राम्स, मतलब 5 ग्राम्स का मतलब है एक छोटी चम्मच। अगर मान लो आपने 200 ग्राम नमकीन का पैकेट खोला और आधा खा लिया तो आपने पूरे दिन का नमक खा लिया। और जो हम बहुत कॉमनली करते हैं, हाँ जी, एक नमकीन का पैकेट खोला तो हमारा शुरू खत्म ही नहीं होता। एंड डॉक्टर प्राची जैसे स्लोगन होता है ना, क्या कर रहे हैं कंट्रोल नहीं होता, तो आदमी शुरू होता है तो। अच्छा मैम, जैसे हम बीपी पेशेंट है, जब तक तकलीफ ना है तब तक वो नापते नहीं है, तो क्या जिन्हें हाई बीपी है उन्हें रेगुलरली रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग तो नापना कितने टाइम गैप में हमें वो मेजर करना चाहिए? देखिए वो डिपेंड करता है आपका ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आपका स्टेबल चल रहा है आप हफ्ते में एक बार नाप सकते हैं, आपका नहीं चल रहा तो आप तो फ्रीक्वेंटली एज एडवाइज बाय द डॉक्टर आप उसको कर सकते हैं। तो हम हाइपरटेंशन के लिए हम किसी और दिन करेंगे। आज बेसिकली हमारा टॉपिक हाइपरटेंशन था, हम डेविएट हो गए हाइपरटेंशन में, है ना। मैं बेसिकली समर्स से हाइपरटेंशन बहुत कॉमन होता है और लोग कहते हैं मैं क्या करूं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको लिक्विड इंटेक लेना है। अगर आप एक कप कॉफी लेते हैं, मेरा बीपी लो गया, मैं एक कप कॉफी ले लेता हूँ, उसका इतना ज्यादा रोल नहीं है। बेसिक रोल इज फ्लूइड का रोल। आप फ्लूइड्स लेंगे तो आप उसको अच्छे से मतलब ब्लड के वॉल्यूम को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ठीक हो जाएगा उसमें। क्योंकि हम जब ड्रिप चढ़ाते हैं वो भी नॉर्मली हम 1 लीटर फ्लूइड दे देते हैं, तो हम 2 घंटे में देते हैं। जैसे पुरानी पिक्चरों में देखो या मम्मियाँ होती थी ना, वो एक चम्मच पानी पिलाती रहती थी बुखार में, तो एक सिप करके पीते रहो। तो अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखो, एक चम्मच करके पानी अगर हम पीते हैं तो हम 1 घंटे में आधा ग्लास पानी आराम से पी लेते हैं। और वैसे आप बीमारी में आधा ग्लास पानी पियोगे तो मर के पियोगे। तो यही तो ड्रिप होती है हमारी, ड्रिप भी तो यही है। मैम हाइपरटेंशन में पल्स रेट का भी कुछ रोल होता है? इसमें हाइपोटेंशन में यस, अगर हाइपोटेंशन है तो हमारा ब्लड को माने पंप करेगा ना, ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाने के लिए पंप करेगा, तो ब्लड उसको हार्ट रेट बढ़ जाएगा। मतलब मेरा पानी है, उसको पानी को फेंकना है मुझे, तो डेफिनेटली मोटर जल्दी फास्ट काम। तो हमें मतलब हाइपरटेंशन में बढ़ी हुई मिलेगी। देन ठीक है, फिर हम लोग संडे को, गीता जी हम संडे को करते हैं 11 बजे और थर्सडे को करते हैं 7 बजे। ये हमारे 2 दिन के फिक्स है अभी तक। अच्छा, तो अच्छी बात है, टॉपिक रहता है। चलिए, और आपसे तो पुराना रिश्ता है। नहीं, वेरी नाइस टॉपिक एंड बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा मिलकर। थैंक वेरी यू, इंफॉर्मेटिव। Thank you, Doctor. See you on Sunday. Okay, see you on Thank you, Sunday. doctor. See you. Thank you so Okay. much. Thank you, Dr. Prachi.